व्यूअर्स, वेलकम टू 360 इन्वेस्टिंग। इंडिया में काफ़ी सारे अलग अलग सेक्टर्स हैं। जैसे बहुत पुराना अगर सेक्टर देखोगे तो फाइनेंशियल्स बहुत पुराने हैं, आईटी पुराना सेक्टर है, इंफ्रा एक पुराना सेक्टर है और ये सारे सेक्टर्स ने काफ़ी ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट किया है। वैसे ही रियल स्टेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है इंडिया में जिसने बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट की है पास्ट में और एक बहुत बड़ा सेक्टर है। अब ये सेक्टर में पिछले 8-10 साल में थोड़ा पेन पीरियड चल रहा था लेकिन रिसेंट के 2 साल में कंपनीज ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। उसके रीजंस भी हम समझेंगे, लेकिन हमें ये समझना है कि आज भी अगर हम मार्केट के बारे में बात करें तो मार्केट कैप वाइज टोटल 3% का कंट्रीब्यूशन है अप्रॉक्सीमेटली रियल स्टेट सेक्टर का ओवरऑल इंडियन ऑर्गेनाइज्ड मार्केट में। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ हमें ये समझनी है कि ये मार्केट साइकिल्स के साथ में लिंक्ड होता है, क्योंकि जब साइकिल अच्छी होती है तो आपका यही जो आपका मार्केट कैप है वो 6% तक भी जा चुका है, जो हमने पास्ट में 2002 से लेके 2007 तक का साइकिल में देखा था। क्योंकि वो टाइम पे भी काफ़ी इंफ्रा कंपनीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, इंडस्ट्रियल्स वर डूइंग रियली गुड। इनफैक्ट रियल स्टेट वाला भी एक बूम वहाँ पर अच्छा देखने मिला था। आपको याद होगा उन दिनों एक रियल स्टेट की कंपनी थी, जब फर्स्ट टाइम आईपीएल आया था तो टाइटल स्पॉन्सर कौन था, राइट? आपको पता होगा तो मुझे कमेंट्स में बताइए। तो इस तरीके से वो टाइम पे साइकिल में रियल स्टेट ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब आज करंट कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखोगे तो रियल स्टेट कंपनीज अच्छी परफॉर्म कर रही है, चाहे आप वो डीएलएफ ले लो या ओबराय ले लो या गोदरेज प्रॉपर्टीज ले लो या लॉट ऑफ कंपनीज दोज आर डूइंग गुड। अब इनके पीछे मैं आपको एक और स्टार्ट बताना चाहता हूँ। करंट कॉन्टेक्स्ट में पूरी इंडस्ट्री है $40 बिलियन की। आने वाले 5 सालों में इट इज़ फोरकास्टेड, एस्टिमेट किया जा रहा है कि $100 बिलियन क्रॉस हो सकता है। इनफैक्ट अगर आप और लॉन्गर टर्म ट्रेजेक्ट्री देखोगे तो हो सकता है $5.8 ट्रिलियन की भी ये पूरी इंडस्ट्री बन जाए और अप्रॉक्सीमेटली 12 से 15% का कंट्रीब्यूशन हो सकता है आने वाले टाइम में ये देश के लिए करे। तो ये तो अपने आप में बहुत बड़ा सेक्टर है, लेकिन इस सेक्टर के अंदर कौन से सब सेगमेंट्स हैं, वैल्यू चेन में किस तरीके से ऑपरेट करते हैं, कौन सी कंपनी कौन सी पार्ट ऑफ सेगमेंट को केटर करती है, ये हम इस वीडियो में समझने वाले हैं। ऑल्सो विल डू एनालिसिस बेस्ड ऑन फाइनेंशियल्स एंड ऑल्सो आई विल गिव यू सर्टन एग्जाम्पल्स। उसके बाद अलावा टूवर्ड्स द एंड वी विल ऑल्सो लुक टेक्निकल एनालिसिस। तो टेक्निकल एनालिसिस का एक पॉइंट ऑफ व्यू भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा। सो अभी हम क्यों कर रहे हैं, बिकॉज अब मार्केट गिरा हुआ है, ऑलरेडी गिर रहा है, तो इट्स वेरी गुड टाइम कि जहाँ पर हम थोड़ा प्रिपरेशंस कर लें सो दैट वी कैन गेट एब्सोल्यूट क्लैरिटी कि हमें कौन से एरियाज को टारगेट करना है and where can we find the opportunity to invest. So as a standard disclaimer, nothing in this video is a buy or sell recommendation. हम जो भी यहाँ पर बात करें that is based on research and data points and उसके अलावा मैं आपको कुछ मेरे एक्सपीरियंस से वो भी आपको शेयर करूँगा so that you can get absolute clarity about the entire industry. With this, let's get started. सो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद करना चाहूँगा जितने भी लोगों ने हमारी वीडियोस देखी है रिसेंट में जो हमने अपलोड की थी ऑन बेस्ड ऑन सेक्टर एनालिसिस। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अप्रिसिएशन दिया है, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किया है, व्हाट्सएप के थ्रू मुझे काफ़ी सारे लोगों ने रीच करके थैंक यू बोला है। तो सारे ही वर्ड्स मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं एंड इट मीन्स अ लॉट टू मी एंड एंटायर टीम ऑफ 360 इन्वेस्टिंग। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का समय देने के लिए। जो लोग मेरे को फर्स्ट टाइम देख रहे हो, सुन रहे हो, तो आई एम अ रिसर्च एनालिस्ट एंड ऐसे ही हम 360 रिसर्च करते हैं 360 इन्वेस्टिंग के ऊपर। आपको अगर ये वीडियो के बाद में कुछ टाइम मिलेगा तो हमारे चैनल को आप एक्सप्लोर कर सकते हो। सो गाइस, रियल स्टेट सेक्टर को समझने से पहले हमें इसकी वैल्यू चेन को और सब सेगमेंट्स को समझना चाहिए कि इसमें क्या क्या है। उसके बाद हम ये भी समझेंगे कि क्या ऐसे फेवरेबल कंडीशंस हैं जिसकी वजह से ये स्टॉक में या इस सेक्टर में इतना ज़्यादा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है। तो सबसे पहली बात, अगर हम सब सेगमेंट्स और कैटेगरीज की बात करें तो एक आता है हमारा कमर्शियल, जैसे आईटी पार्क्स वगैरह बन गया, राइट? कमर्शियल पार्क्स वगैरह हो गए। उसके अलावा हॉस्पिटैलिटी मॉल्स वगैरह हो गए, तो बेसिकली ओबराय मॉल आपने सुना होगा, राइट? उसके अलावा देयर इज समथिंग फिनिक्स मील्स वगैरह भी इसमें है, अनंतराज इसमें है, ये कैटेगरी भी एक कैटेगरी है। उसके अलावा एक और कैटेगरी आती है जहाँ पर हम मिड साइज हो सकता है हाउसिंग के बारे में हम बात करें अगर, तो वहाँ पर समथिंग लाइक मैक्रो टाइप डेवलपर्स जैसे हमारा लोधा हो गया। देन उसके अलावा देयर स्पेसेस लाइक शोभा रियलिटी भी है वहाँ पर एंड प्रेस्टीज वगैरह भी हो गया। फिर लग्जरी सेगमेंट में अगर आप आओगे ना तो लग्जरी सेगमेंट में आपको ये देखने मिलेगा कि वहाँ पर बड़े प्लेयर्स जैसे डीएलएफ हो गया, इसके अलावा गोदरेज प्रॉपर्टीज़ हो गए, ओबराय रियल्टी हो गया, सो प्रेस्टीज वगैरह। तो ये बड़े बड़े प्लेयर्स भी
ऑलरेडी ये लग्जरी कैटेगरी में है और सुपर लग्जरी में भी है। आजकल लग्जरी हो गया, सुपर लग्जरी हो गया है, तो ये कैटेगरीज में जो बड़े प्लेयर्स हैं ये ऑपरेट कर रहे हैं। उसके अलावा कुछ रेट्स वगैरह भी आते हैं और मान लो ऐसे जो आपके कमर्शियल पार्क्स वगैरह हैं उनको कॉन्ट्रैक्ट के बेसिस पे मैनेज वगैरह करना होता है, उसमें आपके नेक्सस वगैरह आ गया, नेस्को हो गया, अगर आप एग्जीबिशंस की बात करोगे। देन देयर इज समथिंग लाइक माइंड स्पेस, आपने देखा होगा आयरोली वगैरह में भी माइंड स्पेस है, इनफैक्ट घनसोली वगैरह में काफ़ी जगह पे माइंड स्पेस है जहाँ पर पूरा एक इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, कमर्शियल कॉम्प्लेक्स वगैरह है। तो ऐसे अलग अलग टाइप्स के जो आपके सेगमेंट्स होते हैं जिसमें अलग अलग कंपनीज पार्टिसिपेट करती है। अब इसके अलावा कुछ ऐसे बड़े प्लेयर्स होते हैं जिनको हम नेशन वाइड प्लेयर्स बोलते हैं, नेशनल प्लेयर्स बोलते हैं। ये बड़े प्लेयर्स हैं और ये मल्टीपल कैटेगरीज को टारगेट कर पाते हैं। जैसे इसमें डीएलएफ हो गया, प्रेस्टीज हो गया, ओबरॉय रियल्टी हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज हो गए। तो ये 4 जो मेजर प्लेयर्स हैं इनमें बहुत अच्छी ग्रोथ आई है, क्योंकि इसको आप समझना बहुत ज़रूरी है कि क्या फेवरेबल साइकिल कैसे आया। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो सबसे बड़ा मोमेंटम और जहां मार्जिन एक्सपांशन भी हमें देखने मिला, डिमांड भी देखने मिली, दैट इज़ इन द लग्जरी हाउसिंग स्पेस। और ये कंपनीज किसको टारगेट कर रही हैं? जो हाई एंड लेवल पे है, मतलब जो आपके जो इनकम स्ट्रीम के अपस्ट्रीम के साइड पे है, वहाँ पर लग्जरी कैटेगरी में काफ़ी डिमांड देखने मिल रहा है। तो जो 1% 2% का वेल्थ क्रिएशन जिनके पास में है उनको ज़्यादा टारगेट किया जा रहा है, एंड दिस इज़ व्हाट द रियलिटी इज़। इसीलिए आप देखोगे कि मेजर सिटीज़ जो हैं इंडिया में, जैसे आपका मुंबई हो गया, दिल्ली एनसीआर वगैरह हो गया, एंड उसके अलावा गुड़गांव और बेंगलोर, पुणे, ये जो सिटीज़ ऑलरेडी डेवलप होते जा रही है, हैदराबाद, चेन्नई भी है उसमें अंदर, यहाँ पर आपको ज़्यादा मोमेंटम मिलेगा, ज़्यादा डिमांड देखने मिलेगी। सो अब इंडस्ट्री में दोनों चीज़ें ट्रिगर हुई है कहाँ ना कहाँ पिछले 1-2 साल में। एक तो आपका प्राइसिंग भी इम्प्रोवाइज हुआ है, इनफैक्ट आप ये देखोगे कंजम्पशन में भी डिमांड इंक्रीज हुई है, स्पेशली इन लग्जरी सेगमेंट, जैसे मैंने आपको बताया। तो अब ये केस में हमें ये सोचना है एज अ फोरकास्ट, एज अ रिसर्च एनालिस्ट, हमें ये दिमाग लगाना है कि भाई आने वाले टाइम में ये ग्रोथ कितना और वाइड स्प्रेड हो सकता है, क्या हम नए कंज्यूमर्स तक पहुंच पाएंगे और क्या उनका परचेजिंग पावर है। बिकॉज घर लेना मतलब कोई आसान बात तो है नहीं। जिनके पास में घर नहीं है, अगर उनको लेना है, जैसे हम एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली की अगर हम बात करते हैं तो वो कैटेगरी अलग है। जैसे वहाँ पर ब्रिगेड वगैरह आ गया, कोल्टे पाटिल आ गया, मैराथन वगैरह आ गया। तो बेसिकली ये भी इंडस्ट्रीज़ में ये भी प्लेयर्स हैं। आने वाले टाइम में क्या इनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगा कि नहीं, ये आने वाले टाइम में देखना पड़ेगा। बिकॉज एक्चुअली व्हाट हैज़ हैपेंड इन दिस इंडस्ट्री, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि 2002 के बाद से 2007 तक का एक बहुत फेवरेबल साइकिल आया था और वो मल्टीपल सेक्टर्स के लिए था। तो वैसे ही आज के तारीख में भी जब हम देख रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर ग्रो हो रहा है, तो अब हमें ये समझना है कि ये जो फेवरेबल साइकिल है ये लॉन्ग डेटेड साइकिल होती है। 5 साल 6 साल तक भी ये लास्ट कर सकती है, 3 साल 4 साल जो भी है। लेकिन हमें यहाँ पर ये देखना पड़ेगा कंटिन्यूसली कि ग्रोथ कैसे आ रही है। वाइड स्प्रेड ग्रोथ आना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर, क्योंकि अगर आपका कमर्शियल्स भी हो गए, आपका हॉस्पिटैलिटी वगैरह, ये सब एक साथ ग्रो होंगे, सो वहाँ पर ओवरऑल जो आपका ब्रेथ होगा ग्रोथ का वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहेगा। वरना क्या होगा, फिर कंसोलिडेशन होगा। अब कंसोलिडेशन लास्ट टाइम कब हुआ था, जैसे कि अगर 2016 के पहले की आप बात करोगे तो वो टाइम पे काफ़ी छोटे छोटे प्लेयर्स भी थे बिल्डर स्पेस में, और वो टाइम पे बिल्डर्स ने काफ़ी पैसे भी बनाए। लेकिन पोस्ट डिमोनेटाइजेशन क्या हुआ, डिमोन होने के बाद में जो छोटे प्लेयर्स थे वो ख़त्म हो गए बिकॉज ऑफ लिक्विडिटी क्रंच। दे वर नॉट हैविंग सो स्ट्रॉन्ग बैलेंस शीट, एंड ऑल्सो जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स के वजह से और लिक्विडिटी स्क्वीज होने की वजह से यहाँ पर जो बड़े प्लेयर्स हैं उन्होंने बाजी मार ली और छोटे प्लेयर्स मर गए। आस्ते आस्ते ये हो रहा है कि जो बड़े प्लेयर्स हैं इनको ज़्यादा मोमेंटम मिल रहा है, प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं, इनके पाइपलाइंस बढ़ते जा रहे हैं, ऑर्डर बुक बढ़ते जा रहा है, और छोटे प्लेयर्स अब ख़त्म होते जा रहे हैं। सो आने वाले टाइम में भी ऐसा होगा कि अब विद इन योर स्पेस, एंटायर ऑर्गेनाइज स्पेस, बिकॉज अनऑर्गेनाइज से ऑर्गेनाइज मार्केट टर्न होते जा रहा है ये हमने, और एक ब्रांड बिल्ड होते जा रहा है। जैसे आप ये चीज़ बहुत ध्यान से सुनिए कि ब्रांड बिल्डिंग हमने सिर्फ रियल स्टेट में देखा, डिमोनेटाइजेशन के बाद में ऐसा नहीं है। अब रिसेंट में आप देखोगे, मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। ज्वेलरी सेगमेंट में 10 साल पहले क्या होता था, 10-12 साल पहले अगर आपको याद होगा, हम सब जन अपने लोकल ज्वेलर्स के पास जाके ही ज्वेलरीज खरीदते थे। लेकिन अब क्या हो रहा है, पीपल आर गोइंग फॉर ब्रांड। तनिष्क के पास जाके आपको ज्वेलरी खरीदना है, कल्याण ज्वेलर्स से ज्वेलरी खरीदना है, सेनको से डायमंड खरीदना है, तंगमाइल है, मोती सन्स है। दीज आर लिस्टेड प्लेयर्स
दे हैव क्रिएटेड देयर ओन ब्रांड। अब आने वाले टाइम में आप ये भी देख रहे हो कि प्रीमियमाइजेशन का भी टाइम आ रहा है, लोग प्रीमियम कैटेगरी के एंड पे भी जाओगे अपनी लग्जरी ज्वेलरीज वगैरह खरीदने के लिए। एट द सेम पॉइंट इन टाइम पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स ब्रांड, और ये ब्रांडिंग वाली चीज़ जो है वो ज्वेलरी में भी आ गई है, अब आस्ते आस्ते यहाँ पर भी आएगी। जैसे कि पीपल माइट प्रेफर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का प्रोजेक्ट है, तो भाई वहाँ पर एक ट्रस्ट फैक्टर है, वहाँ पर मतलब बिल्डर अच्छा है। बिकॉज देखो इसमें कम्प्लीटली ऐसा भी नहीं है कि सब बिल्डर का ही प्रॉब्लम है। अभी रिसेंट में आप देखोगे ये इसलिए भी हुआ है बिकॉज पास्ट में बिल्डर्स ने काफ़ी गलत चीज़ें की भी हैं लोगों के साथ में। बहुत सारे लोगों का ख़राब एक्सपीरियंस रहेगा, वो मेरे साथ में कमेंट्स में शेयर भी कर सकते हैं। बिकॉज हमने ये देखा है पास्ट में ऐसा भी हुआ है कि भाई लोगों ने अपना घर छोड़ के रेंट पे लेके गए रहने के लिए, ताकि बिल्डर एक बिल्डिंग बना के उनको जगह देगा, लेकिन उसके बाद डिस्प्यूट हो गया बिकॉज पेपर्स वो नॉट क्लियर, या फिर वो एरिया में डिस्प्यूट था, जो भी था बिल्डर के साथ में, फिर आप कोर्ट में केस लड़ते रहो, और आपको पता है कि मतलब इंसाफ कितनी जल्दी मिलता है यहाँ पर आम लोगों को। तो बेसिकली ये सब चीज़ें हुई है, और ये ख़राब एक्सपीरियंस के वजह से बाद में रेरा को भी इंट्रोड्यूस किया गया। और रेरा आने के बाद से कुछ थोड़ी बहुत चीज़ें जो अच्छी हुई है ये है कि आपको पूरा प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद में, पेपर्स क्लियर करने के बाद में आपको अप्रूवल्स मिलते हैं। अब वो अप्रूवल्स के लिए भी हो सकता है कभी थोड़ा टाइम लग जाए, लेकिन एटलीस्ट थोड़ा सा इसमें सेफ्टी है लोगों के लिए। और दूसरी चीज़ एक ये भी है कि भाई रेरा में आने के बाद में अगर जो भी पोजीशन मिलना है कस्टमर को, फ्लैट का जब पोजीशन मिलना है, अगर आपने एक प्रॉपर टाइमिंग के अनुसार उनको अलोकेशन नहीं दिया, राइट, पोजीशन नहीं दिया, तो वहाँ पर पेनल्टी भी है बिल्डर को। तो कुछ चीज़ें टर्न हुई हैं कंज्यूमर के फेवर में। तो बेसिकली डीमोनेटाइजेशन के बाद में ये सब इश्यूज हो गए कि जहाँ पर इकोनॉमी भी स्लो डाउन हुई। इनफैक्ट जो छोटे प्लेयर्स है वो भी चले गए, एंड इट इज़ नॉट ओनली हैपेंड विद रियल एस्टेट इंडस्ट्री, काफ़ी छोटे छोटे दूसरे जो बिजनेस वाले थे उनका भी बहुत ख़राब हुआ है बिजनेस। एंड दैट्स द रीज़न पोस्ट डिमोनेटाइजेशन इट वाज एक्सपेक्टेड कि जो इंडिया की जो ग्रोथ इकोनॉमी है वो थोड़ी सी स्लो डाउन हो जाएगी, और स्लो डाउन 1-2 साल तक हुई भी। उसके अलावा जो मेन मुद्दा था डीमोनेटाइजेशन का, दैट वाज टू गेट आउट ऑफ दैट ब्लैक मनी, जो सिस्टम से पूरा बाहर आना चाहिए था लेकिन वो आया नहीं। और इसलिए टिल डेट यू विल फाइंड मल्टीपल आर्टिकल्स जहाँ पर डीमोनेटाइजेशन इज़ अ फेलियर, राइट। लेकिन हम पॉलिटिकल एंगल में नहीं जाएंगे, उसके प्रोज एंड कॉन्स हमने समझ ली कि डीमोन के बाद में ये जो प्लेयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइज प्लेयर्स हैं, उनको ज़्यादा बेनिफिट हुआ है। मतलब बड़े प्लेयर्स बड़े होते चले गए, छोटे प्लेयर्स मर गए, और ये फैक्ट है। सो अभी हम एक एक करके प्लेयर्स को देखते हैं। यहाँ पर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का मैं आपको हाईलाइट्स बताना चाहता हूँ। तो कंपनी ने क्लियरली यहाँ पर बताया है, सी यू कैन सी दिस, आई विल जूम इन दिस फॉर यू। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कैसे आपका जो ग्रोथ है वो बेटर हुआ है। यहाँ पर बुकिंग जो आपका वैल्यू है दैट हैज़ गॉन अप बाय 3%। ये पिछले क्वार्टर में और थोड़ी सी बेटर थी। फर्स्ट हाफ थोड़ा सा स्लो रहा है FY25 का, बिकॉज यहाँ पर इलेक्शंस भी थे इंडिया में। दैट इज़ द रीज़न फॉर स्लो डाउन बिहाइंड लॉट ऑफ डिफरेंट सेक्टर्स, बिकॉज हमने ये पहले भी हमारे दूसरे सेक्टर एनालिसिस वीडियो में बात की थी। बट देन यहाँ पर बुकिंग वैल्यू फॉर फर्स्ट हाफ ऑफ योर 2025 ग्रू बाय 19%, INR टर्म्स में 13,835 करोड़, एंड फ्रॉम सेल्स वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 14.14 मिलियन स्क्वायर फीट। तो यहाँ पर वॉल्यूम ग्रोथ 89% का बता रहा है। दिस इज द हाईएस्ट Q2 एंड H1 बुकिंग वैल्यू अचीव्ड इन गोदरेज प्रॉपर्टीज़। मतलब अगर अभी भी डिस्पाइट के जो आपका मोमेंटम था वो थोड़ा सा स्लो डाउन हुआ है, लेकिन फिर भी दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वार्टर्स और वन ऑफ द बेस्ट हाफ ऑफ योर एंटायर गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का जितने भी फर्स्ट हाफ रहे हैं फॉर दिस कंपनी। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने मिला है। सम न्यू प्रोजेक्ट्स जो लॉन्च हुए गोदरेज वृक्षा करके हैं NCR में, और यहाँ पर जो बुकिंग वैल्यू है अप्रॉक्सीमेटली 1493 करोड़ हो गई। इनफैक्ट MMR मतलब आपका जो मुंबई के रीजन्स है, सबर्ब्स वगैरह में भी काफ़ी ज़्यादा मोमेंटम वहाँ पर भी प्रोजेक्ट्स में देखने मिला, और वहाँ पर बुकिंग वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 610 करोड़ के आसपास की थी। एंड देन बेंगलोर में, NCR में, मुंबई में फर्स्ट हाफ FY25 में आप देखोगे 70% ग्रोथ देखने मिला बुकिंग्स में। एंड यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम हमें देखने मिल रहा है, और 7 न्यू प्रोजेक्ट्स कंपनी ने यहाँ पर लॉन्च किया है ड्यूरिंग द क्वार्टर अक्रॉस 4 सिटीज़। और ये 4 सिटीज़ मेजरली जो इनका फोकस है दैट इज़ ऑन NCR एंड बेंगलोर, मुंबई, एंड आई थिंक द फोर्थ वन इज़ पुणे आई गेस। एंड उसके अलावा कैश फ्लो और जो आपका स्ट्रेंथ है बैलेंस शीट का दैट इज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड। ये मैं आपको बताऊंगा आगे, जैसे हम कंपेयर करेंगे वहाँ पर भी मैं आपको बताऊंगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव ऑल्सो सीन सम गुड नंबर्स। यहाँ पर पुणे वगैरह में भी काफ़ी प्रोजेक्ट्स चालू किए हैं इन्होंने।
यहाँ पर क्वार्टरली सेल्स ट्रेंड्स में अगर आप देखोगे ना तो ये बार Q2 में थोड़ा सा डिप हुआ है एज़ कम्पेयर टू अगर कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स लास्ट क्वार्टर में देखोगे। लेकिन अगर आप Q2 देखोगे FY25 का तो थोड़ा सा मार्जिनल ग्रोथ हुआ है। तो इसके लिए हमने ग्रोथ जो देखा है वो और बेटर हो सकती थी, लेकिन हम मैनेजमेंट क्या बोलता है हम ये भी आगे समझेंगे। अगर हम गोदरेज प्रॉपर्टीज़ के फाइनेंशियल्स को देखेंगे तो यहाँ पर भी मैं आपको डायरेक्टली सबसे पहले तो मैनेजमेंट हाइलाइट्स के ऊपर कमेंट्री के ऊपर लेके जाना चाहूँगा। अब कमेंट्री में जो हमारा एक जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है दैट इज़ ऑलवेज गाइडेंस और न्यू प्रोजेक्ट्स। तो न्यू प्रोजेक्ट्स आपने देखा 10 न्यू प्रोजेक्ट्स ऐड किया है, राइट। इनफैक्ट न्यू माइक्रो मार्केट्स इंदौर में भी इन्होंने अभी एंटर किया है और काफ़ी जगह पे लैंड वगैरह एक्वायर भी किया है ताकि नए प्रोजेक्ट्स चालू कर पाए। सो डिलीवरी परफॉर्मेंस हैज़ बिन डून। मार्केट जो डायनामिक्स है, स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिस्पॉन्स ऑब्जर्व इन की मार्केट। एनसीआर में 70% ग्रोथ है, बैंगलोर में 212% ग्रोथ है, मुंबई में 114% ग्रोथ है। तो ग्रोथ नंबर्स डिमांड वाइज काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं। अब यहाँ पर रियलाइजेशन और प्राइसिंग की बात करेंगे तो रियलाइजेशन एवरेज 10 to 15% हायर है देन द अंडर राइटिंग प्राइजेस अप्रॉक्सीमेटली। यहाँ पर एक और चीज़ हम यहाँ पर देख सकते हैं कि एंटीसिपेटेड प्राइस ग्रोथ इन नोएडा एंड गुड़गांव ड्यू टू सप्लाई कंस्ट्रेंट। सप्लाई मतलब यहाँ पर प्रोजेक्ट्स और ज़्यादा नए प्रोजेक्ट्स आएंगे तो और ज़्यादा डिमांड और ज़्यादा आपको रियलाइजेशन देखने मिलेगा, बिकॉज प्रोजेक्ट्स की अभी कमी है, डिमांड की कमी नहीं है। इस तरीके से आपकी कंपनी मैनेजमेंट में गाइडेंस दे रही है। इनफैक्ट वन मोर थिंग दैट दे आर सेइंग इज़ दैट फ्यूचर आउटलुक के बारे में अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट इज़ वेरी ऑप्टिमिस्टिक, जहाँ पर वो बुकिंग वैल्यू एक्सपेक्ट कर रहे हैं FY25 में जो उनका टारगेट था वो एक्सीड हो जाएगा सेकेंड हाफ में। तो सेकेंड हाफ स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रहे हैं विथ एक्सपेक्टेशन ऑफ अ स्ट्रॉन्ग सेकेंड हाफ, और एंटीसिपेट करें सिग्निफिकेंट कंस्ट्रक्शन कैश फ्लोज इंक्रीज इन द लेटर हाफ, क्योंकि लेटर हाफ में हो सकता है प्रोजेक्ट्स भी और फास्ट होए और गवर्नमेंट का प्रोसेस और ज़्यादा स्मूथ हो जाए बिकॉज इलेक्शन इज ऑलरेडी कंप्लीटेड। इनफैक्ट लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है दैट विल बी कंटिन्यूड एंड IRR जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं रेट ऑफ रिटर्न दैट इज़ 20 to 25% ऑन न्यू प्रोजेक्ट्स। मैं आपको मेरे एग्जाम्पल से एक मेरे एक्सपीरियंस से बताता हूँ। 2017 एंडिंग में 18 में क्या हुआ था, जब EV वाला नया सेगमेंट 19 में आ रहा था तो 18 में कंपनीज वर नॉट पोस्टिंग गुड नंबर्स ऑटो कंपनीज में। तो वो टाइम पे क्या हो रहा था कि मैनेजमेंट तो स्ट्रॉन्ग गाइडेंस दे रही थी, लेकिन जो डीलर्स थे, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, होलसेलर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स थे, उनके पास में डिमांड कमज़ोर होते जा रही थी। तो वहाँ पर एक कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट आ रहा था कि मतलब मैनेजमेंट तो स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्ट कर रही है आने वाले टाइम में ग्रोथ, लेकिन जो डीलर्स हैं उनके पास में ग्रोथ नहीं आ रही है। तो वहाँ पर भी हमने आगे आने वाले टाइम में देखा कि बाद में मैनेजमेंट ने एक क्वार्टर के बाद में अपने बाद में स्टांस को चेंज किया और वो एक क्वार्टर में काफ़ी पिटाई हुई स्टॉक्स की। तो ऐसा भी हुआ है पास्ट में। सो हमेशा ही हम ब्लाइंडली मैनेजमेंट को ट्रस्ट नहीं कर सकते, वहाँ पर आपको अलग अलग खुद के भी थोड़ा बहुत एनालिसिस करना पड़ेगा, चाहे आप प्राइस बेसिस पे करो या कोई मल्टीपल रिपोर्ट्स के थ्रू करो। और एक और चीज़ मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, क्या कर सकते हैं हम, अगर इंडस्ट्री वाइज एनालिसिस देखने के लिए आप जो बड़े प्लेयर्स होते हैं उनके कॉन कॉल्स और उनके रिसर्च रिपोर्ट्स भी पढ़ सकते हो, या कोई रिसर्च रिपोर्ट्स में अगर रियल स्टेट्स को कवर किया है तो वो भी पढ़ सकते हो। क्योंकि अगर आप मोटा मोटी एक दो कंपनी के कॉन कॉल्स सुन लेते हो ना और उनके गाइडेंस को देख लेते हो तो आपको इंडस्ट्री का समझ में आ जाता है मोटा मोटी कि 2-3 प्लेयर को, अगर बड़े प्लेयर्स को देख लिया तो इंडस्ट्री किस दिशा में जा रही है। अब उसके बाद में अगर आपको छोटे प्लेयर्स को टारगेट करना है तो आपको इंडिविजुअली बाद में उसको आप पढ़ सकते हो, बट देन आपको इंडस्ट्री ओवरव्यू मिल जाती है बड़े प्लेयर से। सो हियर देयर इज़ वन मोर बिग कंपनी, नेशन वाइड कंपनी, दैट इज़ DLF। ये रेसिडेंशियल्स में है, ऑफिस वगैरह में है, साइबर सिटीज़, साइबर IT पार्क्स, कमर्शियल पार्क्स एंड अदर हॉस्पिटैलिटी एंड मैनेजमेंट फैसिलिटीज़ वगैरह भी, अदर बिजनेस वगैरह भी करती है DLF। अब यहाँ पर आप अगर कंपनी देखोगे तो एक स्ट्रॉन्ग ब्रांड है DLF में। इनफैक्ट यहाँ पर DLF ग्रुप अगर आप डिवाइड करोगे तो डेवलपमेंटल बिजनेस में भी है, रेंटल बिजनेस में भी है, साइबर सिटीज़, कॉर्पोरेट्स, पार्क्स, रिटेल्स वगैरह हो गया, एंड यहाँ पर लो राइज इंडिपेंडेंट फ्लोज वगैरह है, प्लॉटेड डेवलपमेंट है, ये भी चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप न्यू सेल्स बुकिंग में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर काफ़ी पिछले 3-4 साल में आपको बहुत ट्रिमेंडस ग्रोथ देखने मिलेगा, जो अप्रॉक्सीमेटली 50% प्लस से ग्रो हुआ है, मार्जिन्स भी एक्सपांड हुए, यू कैन सी दिस। लेकिन रिसेंट में अगर आप FY23 FY24 से FY25 को कंपेयर करोगे तो उतना अच्छा परफॉर्मेंस रिसेंट में रहा नहीं है।
फ्लैट रहा है, बट यहाँ पर आप देख पाओगे कि स्ट्रॉन्ग पाइपलाइन है कंपनी के पास में न्यू प्रोडक्ट्स के अंदर। सो सुपर लग्जरी सेगमेंट जो हमने स्टार्टिंग में बात किया था उसका भी एक सेल्स पोटेंशियल 27,500 करोड़ का है। फिर लग्जरी सेगमेंट में ऑलरेडी 66,500 करोड़ का है। मिड टाउन जो हमने रेसिडेंशियल्स की बात की थी वहाँ पर भी है कंपनी, लेकिन वो वैल्यू बहुत छोटा है बिकॉज मैंने आपको बोला कि लग्जरी सेगमेंट और सुपर लग्जरी में ये फोकस कर रहे हैं अलॉन्ग विद डिफरेंट अदर बिजनेसेस। सो अगर आप Q2 FY25 के हाईलाइट्स देख लोगे ना, सो यू कैन क्लियरली सी दिस दैट रेवेन्यू YoY बेसिस पे 13% ग्रो हुआ है। इनफैक्ट जो आपका रिटेल का रेवेन्यूज़ है दैट इज़ डिलीवर्ड 4% ग्रोथ, ऑफिस रेंटल्स में 12% का ग्रोथ आया, सर्विस वगैरह में 13% का ग्रोथ आया। लेकिन यहाँ पर आप रेवेन्यू वाइज देखोगे 13% ग्रोथ है Q2 बेसिस, मतलब अगर आप Q2 FY24 को Q2 FY25 से अगर आप कंपेयर करते हो, और सिमिलरली ऑन द सेम फ्रंट एबिटा में आपका 14% का ग्रोथ है, पैट में आपका 25% का ग्रोथ है। सो द वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग दैट आई वांट टू एड्रेस ओवर हियर इज दैट रिडक्शन। जब कंपनी या किसी भी इंडस्ट्री में अच्छा साइकिल आता है ना, लॉट ऑफ कंपनीज reduce their debt and they also in order to strengthen their balance sheet also, और कैश फ्लोज भी इम्प्रोवाइज हो जाते हैं। इसके लिए थोड़ा डेट रिड्यूस करना इंपॉर्टेंट हो जाता है और इजी भी हो जाता है। सो आप देखोगे DLF में डेट रिडक्शन कैसा हुआ है 2021 से लेके 2025 में अगर आप देखोगे तो 3.5 पे आ गया। इनफैक्ट दिस कैन फर्दर गो डाउन टूवर्ड्स द एंड ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट चीज़ है और ये मैंने दूसरे कंपनीज में भी देखा है। अब मैं आपको एक और एग्जाम्पल देता हूँ, सी दिस इज शोभा रियलिटी। तो शोभा का भी आपका देखोगे यहाँ नेट डेट में सिग्निफिकेंट डिप है और यहाँ पर 1.23 से आप देखोगे पिछले 2 साल में 0.08 तक आ गया है। तो ये नेट डेट जो है कंपनी में वो भी यहाँ पर भी रिड्यूस हुआ है, शोभा में भी। इसलिए मैंने आपको बोला कि जब इंडस्ट्री साइकिल चेंज होता है, फेवरेबल होता है, तो काफ़ी कंपनीज अपने डेट रिड्यूस कर लेती है। और यहाँ पर शोभा भी एक बहुत बड़ा प्लेयर है। तो इनफैक्ट शोभा को भी अगर आप देखोगे तो यहाँ पर इनका भी बैंगलोर में, पुणे में, तमिलनाडु में, केरला में, NCR में, मतलब साउथ रीजन को ज़्यादा इन्होंने कैप्चर किया है। मुंबई में, गुड़गांव, NCR, दिल्ली वगैरह में ज़्यादा नहीं है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे मैक्सिमम जो आपका है वो इनका बैंगलोर में है, और बैंगलोर का रिसेंट में आप देखोगे बहुत ज़्यादा ग्रोथ आया है। तो इसलिए आप शोभा में भी देखोगे रिसेंट में बहुत बड़ा रनअप आया था शोभा में, जहाँ पर स्टॉक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 900 रुपया 800 रुपया था और वहाँ से सीधा 1700 1800 2000 के आसपास आ गया था। सो दिस इज़ द केस, दिस इज़ द स्टोरी विथ लॉट ऑफ डिफरेंट कंपनीज। और मैंने आपको इसके लिए सेगमेंट वाइज बताया कि भाई 4-5 कंपनीज जो हम यहाँ पर बात करने वाले हैं उनमें इतनी फास्टर ग्रोथ क्यों आई है एज़ कम्पेयर टू द पीयर्स। अब जैसे अनंतराज में ग्रोथ आई, तो अनंतराज में ग्रोथ इसलिए नहीं आई बिकॉज वो लग्जरी सेगमेंट के अंदर एंटर कर गए, या वो कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बहुत बना रहे हैं, या फिर अदर बिजनेस में उनको बहुत पैसा आ रहा है। वो रेंटल यील्ड से बहुत पैसा बना रहे हैं बिकॉज डेटा सेंटर के लिए उन्होंने काफ़ी सारे रेंटिंग बिजनेस एज अ प्योर रेंटिंग बिजनेस के लिए दिया है। और आने वाले टाइम में रियल स्टेट सेक्टर इसलिए भी ग्रो हो सकता है बिकॉज IT पार्क्स और क्रिएट होंगे। जैसे हम और ज़्यादा एक्सपोर्ट्स वगैरह के ऊपर ध्यान देंगे तो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ वगैरह बिल्डअप करने के लिए भी आपको जगह चाहिए। डेटा सेंटर, सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को फ्लरिश करना है, एक्सपोर्ट करना है, तो उसके लिए भी जगह चाहिए। सो लॉट ऑफ दिस इंडस्ट्री विल बी डेवलप्ड और उसके लिए यहाँ पर आपको स्पेसेस चाहिए। एंड दिस कंपनीज बीइंग इन दिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री दे कैन लेवरेज दिस अपॉर्चुनिटी, और इसलिए रियल स्टेट आने वाले टाइम में ग्रो हो सकता है। लेकिन आपको क्योंकि ये जो कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो ख़राब साइकिल में यहाँ पर डी रेटिंग भी बहुत फास्ट होती है, इसके लिए आपको ध्यान देना है। अब गाइस एक क्विक पीयर टू पीयर एनालिसिस कर लेते हैं। एनालिसिस करना क्यों इंपॉर्टेंट है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देखोगे ना, सी दिस वैल्यूएशन वाइज पर अगर हम जाएंगे तो गोदरेज प्रॉपर्टीज़ का PE मल्टीपल आप देखोगे 52 है, यहाँ पर DLF का 52 है, प्रेस्टीज का 97 है और ओबराय का 29 है। अब से आप मुझे देख के ये बोलोगे कि भाई ओबराय का इतना कम क्यों, और ओबराय मतलब सस्ता मिल रहा है। दिस इज़ बिकॉज कि ओबराय का जो मेजर फोकस एरिया दैट इज़ ओनली मुंबई के अलावा अभी वो NCR, बेंगलुरु वगैरह में पेनिट्रेशन कर रहे हैं, एक्सपांशन कर रहे हैं। बट देन जो अपॉर्चुनिटीज़ 1-2 साल में ये बड़े प्लेयर्स जो बाकी DLF हो गया, गोदरेज प्रॉपर्टीज़ वगैरह हमने देखा, इन्होंने जो ऑलरेडी कैप्चर किया है, जो शोभा ने कैप्चर किया है बेंगलुरु में, वो नहीं कर पाए ओबराय रियल्टीज़। और इसके लिए जो आपका लॉस अपॉर्चुनिटी है इनकी वजह से उनको हायर PE मल्टीपल नहीं मिला। जब कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो करती है ना तब उसको जल्दी जल्दी री रेटिंग भी मिलती है। तो मुंबई में तो सो फार दे हैव डन रियली वेल, लेकिन नए एरियाज़ को टारगेट करेंगे और आने वाले टाइम में परफॉर्मेंस देखा जाएगा। इसके लिए मार्केट ने अभी भी इनको बहुत ज़्यादा हायर PE मल्टीपल दिया नहीं है। दे आर स्टिल एक्सपेक्टिंग कि व्हाट कैन बी द ग्रोथ नंबर्स। तो यहाँ पर एक चीज़ यहाँ पर हमें देख रही है, स्टांस ऑफ कॉशन यहाँ पर ओबराय रियल्टी में।
और यहाँ पर एक चीज़ ये भी है कि डेट टू इक्विटी आप देखोगे तो डेट टू इक्विटी सबसे बेस्ट जो बुक्स हमने देखा कि DLF में था और शोभा में था और प्रेस्टीज में भी काफ़ी अच्छा है, इनफैक्ट ओबेरॉय रियल्टी में भी अच्छा है। अगर आप इंडस्ट्री में एक और चीज़ देखते हो दैट इज़ पैग रेशियो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर 2.1 का पैग रेशियो है, 3.1 का DLF में है, 3 पॉइंटर का अप्रॉक्सीमेटली प्रेस्टीज है, 1.7 पे ओबेरॉय है। तो थोड़ा सा मार्केट में अगर करेक्शन आता है, इनफैक्ट ऑलरेडी मार्केट में करेक्शन आया तो ये नंबर्स बेटर हो जाएंगे जैसे ही 3 महीने का मान लो यहाँ से साइडवेज कंसोलिडेशन होता है 2-3 महीने, और अगले क्वार्टर में जैसे कंपनी ऑलरेडी गाइड कर रही है अच्छे नंबर्स का, अगर ये अच्छे नंबर्स डिलीवर करती है तो ऑल ऑफ अ सडन आपके जो वैल्यूएशन है वो फेवरेबल होने लग जाएंगे। सो गाइस अब हम एक और चीज़ देखेंगे यहाँ पर, दैट इज़ योर टेक्निकल एनालिसिस पॉइंट ऑफ व्यू। सो यहाँ पर सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि जिनको भी टेक्निकल एनालिसिस चार्ट रीडिंग करना सीखना है, आपको पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, आप ये चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट टेक्निकल एनालिसिस सीख सकते हो। एवरी थर्सडे हम एक वीडियो लेके आते हैं टेक्निकल सीरीज़ के ऊपर। इनफैक्ट ऑलरेडी बहुत सारे टेक्निकल फ्रेमवर्क्स और सिंपल बेसिक से लेके एडवांस स्ट्रैटेजीज वगैरह भी हमने हमारे चैनल पे अपलोड किया है, आप टेक्निकल एनालिसिस का प्लेलिस्ट देख सकते हो। और यहाँ पर हम टेक्निकल आउटलुक देखने से पहले मैं आपको लॉन्गर टर्म चार्ट का ट्रेजेक्ट्री बता देता हूँ। तो ओवरऑल अभी भी स्टॉक प्राइमरी ट्रेंड पॉजिटिव है और सेकेंडरी ट्रेंड में अगर आप देखोगे तो अभी इट इज़ गोइंग अंडर अ कंसोलिडेशन। और यहाँ पर हम एक चीज़ और देख पा रहे हैं, अगर मैं डेली स्केल पे देखूँगा तो स्टॉक एक साइडवेज मोमेंटम में चले गया है, एंड जिसमें यहाँ पर एक ऑलरेडी ब्रेकडाउन हमें देखने मिला है, एक स्विंग यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया, एक स्विंग यहाँ ब्रेकडाउन हो गया। सो दिस इज़ नाउ एंटरिंग इनटू अ चॉपी जोन साइडवेज मार्केट। तो यहाँ पर अगर कुछ रिवर्सल्स का अभी तक तो कोई ऐसा बहुत ज़्यादा इंडिकेशंस आए नहीं है, बट देन मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये स्टॉक में आपको ये देखना पड़ेगा कि क्या फॉर्मेशन हो रहा है, बिकॉज यहाँ पर एक स्पाइक आया, सो देन दिस कैन ऑल्सो बी क्रिएटेड एज अ जोन। तो DLF में मान लो अगर 700 के आसपास में स्टॉक आता है, सो एज अ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू माइट लुक अ बिट इंटरेस्टिंग, हो सकता है थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे वहाँ से क्या पैटर्न फॉर्म हो रहा है, दैट इज़ समथिंग वी नीड टू वॉच। और इसके अलावा we'll also look at Godrej Property. So now we will talk about Godrej Property. So if you look at Godrej Property, the overall trend is positive when it comes to primary trend, लेकिन immediate trend में एक डाउन स्विंग हमें देखने मिली है बिकॉज प्रीवियस स्विंग का जो लो है वो ऑलरेडी ब्रेक हो चुका है। सो द स्टॉक हैज ऑलरेडी गिवन अ ब्रेक डाउन and now it might test this zone. This can be 2500. So 2500 might act as a immediate support for the stock, 2500 के आसपास, and then downside में there will be again a support close to 2100, 2150, 3300, 3350 के आसपास में हमने काफ़ी एक रेजिस्टेंस देखा है दोनों बार, एंड उसके बाद स्टॉक ने ब्रेकडाउन दे दिया है। तो यहाँ पर हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि आगे आने वाले टाइम्स में स्टॉक कैसे रिबाउंड करता है। नाउ लेट्स टेक एग्जांपल ऑफ शोभा। तो शोभा में भी हमें सेम चीज़ देखने मिली है, द स्टॉक हैज़ वेंट अंडर कंसोलिडेशन, और मुझे लगता है अभी ऑलमोस्ट देखो सब स्टॉक्स का ऑलमोस्ट आपको यही दिखने वाला है। जो स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं वहाँ पर एक कंसोलिडेशन हो जाएगा, जो वीक कंपनीज़ हैं जहाँ बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूएशन हो गया वहाँ पर आपको वर्टिकल डाउनफॉल देखने मिलेगा, जो हमने डिफेंस में देखा। सो लॉट ऑफ कंपनीज दोज हु हैव नॉट डिलीवर्ड गुड नंबर्स हैव रियली पेड द प्राइस फॉर अंडर परफॉर्मेंस। और यहाँ पर आपने देखा है कि ये कंपनी साइडवेज वगैरह हो गई, तो मोस्टली मोटा मोटी आपको सारे स्टॉक्स ऐसे ही दिखेंगे। सो गाइस मैं आपको की रिस्क पैरामीटर भी बता देता हूँ। एक तो लो रेंटल इनकम, ये एक प्रॉब्लम रही है रियल एस्टेट इंडस्ट्री में मोस्ट ऑफ द सिटीज के साथ में, कि प्राइस तो बढ़ गए लेकिन रेंटल यील्ड्स नहीं बढ़ पाए। इनफैक्ट गवर्नमेंट के अगर आप गवर्नमेंट के हिसाब से अगर हम बात करते हैं तो कभी कभी प्रोसेस या किसी भी प्रोजेक्ट को अप्रूवल करने के लिए प्रोसेस थोड़ा स्लो हो जाता है, चाहे वो इलेक्शन की वजह से हो या और कोई रीजंस की वजह से हो। तो इसके लिए भी थोड़ा सा डिमांड सप्लाई का मिसमैच हो सकता है। इनफैक्ट सप्लाई कंस्ट्रेंट तो हमने ऑलरेडी समझा, बिकॉज लॉट ऑफ कंपनीज हैव ऑलरेडी स्टेटेड दिस कि थोड़ा सप्लाई का इशू है जो आने वाले टाइम में पूरा हो जाएगा। अप्रूवल्स के लिए काफ़ी चीज़ें पेंडिंग थी, तो ये भी चीज़ें आने वाले टाइम में आप देख सकते हो। एंड इनफैक्ट जो रूरल एरियाज़ का जो ग्रोथ है वो थोड़ा सा स्लो रहा है, काफ़ी रूरल कंजम्पशन और डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग भी स्लो डाउन रही है। इनफैक्ट आपको ये भी समझना है कि लग्जरी सेगमेंट में सिर्फ आपको ज़्यादा ग्रोथ देखने मिली है, बाकी सेगमेंट्स में उतनी तेजी से ग्रोथ देखने नहीं मिली है, खासकर मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में। तो ये भी एक स्ट्रक्चरल बुल ट्रेंड में आपको एंटायर मार्केट ब्रेथ और जो आपका रिकवरी जो है वो स्ट्रांग होनी चाहिए, जैसे हमने बात की।
तो ये की चीज़ें हैं जो आपको ध्यान रखनी है, और आने वाले टाइम में जैसे जैसे कंपनीज आपको रिजल्ट्स देते जाएगी, आपको उनकी मैनेजमेंट कमेंट्री को भी ट्रैक करना पड़ेगा। और ऐसे ही रिसर्च फॉलो करने के लिए आप 360 इन्वेस्टिंग के साथ में जुड़ सकते हैं। डू स्मैश द बेल नोटिफिकेशन, ऑल्सो द सब्सक्राइब बटन एंड हिट द लाइक बटन अगर आपको हमारा एनालिसिस पसंद आता है। सो विल बी मोर देन हैप्पी टू हियर सम गुड लव्ड कमेंट्स फ्रॉम योर एंड एज वेल, because that will motivate us to make more good quality content. And अगर आप करते हो इस वीडियो को, it will help us to reach out more audience and that's how YouTube will also be happy. आप इस वीडियो को अपने फ्रेंड, फैमिली मेंबर्स, रिलेटिव्स के साथ में शेयर कर सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई एनालिसिस, एक नई रिसर्च के साथ में। Till then keep learning, keep growing with 360 investing. This is Azim signing off. Thank you.